नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य और इस वक्त चर्चा में भी है क्योंकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 2027 के विषय पर। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सपा के मुखिया अखिलेश यादव, उनका जन्मदिन है, इसीलिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने राज्य में अलग अलग होर्डिंग्स लगाए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा होर्डिंग जो चर्चित हो रहा है, जो लगवाया है जयराम पांडे ने। और जयराम पांडे ने 2021 में भी एक होर्डिंग लगाया था कि मैं आ रहा हूँ। 2021 में उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, यानी अखिलेश यादव आ रहे हैं, और वो आए भी। और अब देखिए उन्होंने कहा है 27 का सत्ताधीश, यानी आप सब जानते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी राज्य की प्रमुख पार्टी बनेगी? क्या वो सत्ताधीश बनेगी? ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है 27 के सत्ताधीश कैसे बनेंगे अखिलेश। सबसे पहले मैं अपने साथ जो हमारे साथ तमाम मेहमान आज जुड़ेंगे उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ेंगे चंद्रमोहन चौबे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चंचल यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। तंजीब अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता और सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार। ये तमाम मेहमान आज हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कुछ लोग जो हैं वो जुड़ भी चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। आप सभी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इस मुद्दे पर, यानी कि 27 का सत्ताधीश कैसे बनेंगे अखिलेश, इस मुद्दे पर चूंकि अब ये एक ऐसा चर्चा का विषय है जिस पर सियासत भी गर्मा गई है, तो अलग अलग खेमे से, अलग अलग राजनीतिक दलों से कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो बीजेपी और सपा से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, आ गई हैं, वो पहले आपको सुनवा दें। 3 सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण करके अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। सपना तो उनके हैं जो राम को ला रहे थे कि राम को हम लाए हैं, राम हमें लाएंगे। उल्टा हो गया, राम अवधेश प्रसाद को लाए हैं, जग जाहिर है। तो सपना तो उनका है, हमारा सपना नहीं है। ये आम जनता की राय है, फैसला है। माननीय अखिलेश जी जो देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उनमें बढ़ा है। ये अच्छी बात है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी 27 में। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। तो देखिए विभिन्न प्रतिक्रियाएं जो है वो इस मसले पर आनी शुरू हो गई हैं और आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रही है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी चंचल यादव जी आपसे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। चंचल जी, कैसे आप इतने ज्यादा आश्वस्त हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो 2024 का परफॉर्मेंस रहा लोकसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनकर उभरी, तो क्या उस आधार पर अब आप 27 में सत्ताधीश के सपने देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो इसे शेख चिल्ली के सपने बता रही है। देखिए दिव्या जी, सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अभी हमारे बीजेपी के वरिष्ठ साथी जो आपने सुनवाया, उन्होंने कहा कि जनता के लिए काम करना पड़ता है। तो मैं उन्हीं की बात से शुरुआत करता हूं। आज के समय में अगर आप देखो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कोई उनके पास विजन नहीं है, विजनलेस काम करने वाले हैं। ना तो उनके पास कोई एजेंडा है, न कोई विकास की रूपरेखा है। मैं लखनऊ में बैठा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, आप रिपोर्टिंग करा लेना, लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां सैकड़ों की संख्या में लोग केवल इस बात के लिए मर जाते हैं उनको बेड नहीं मिलता है।
उनको स्ट्रेचर नहीं मिलता, अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती है, वो मतलब समझिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप देखें, अगर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे, मैं तो सारे प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि कोई एक काम बता दो लखनऊ के अंदर जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, एक कोई काम। इसी लखनऊ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे अखिलेश जी ने काम किए। मेडिकल के क्षेत्र में एशिया का बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए, 200 बेड का अस्पताल और अंकोराजी भवन, पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट बिल्डिंग। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में देखें तो शताब्दी भवन, शताब्दी की बिल्डिंग, बल्लामपुर मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण करने का काम किया। इमरजेंसी का पीजीआई के अंदर इमरजेंसी का 300 बेड के अस्पताल बनाए। मतलब बहुत बड़े बड़े काम मेडिकल क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो बीजेपी के लोगों के द्वारा जो शिक्षा पहले सस्ती थी, उस शिक्षा को 4-4, 5-5 गुना बढ़ा दिया गया उसकी फीस। हम लोग इलाहाबाद विद्यालय में पढ़ा करते थे, 650 रुपए 700 रुपए फीस हुआ करती थी। आज वो फीस जो है एक साल की 8-8 हजार 9-9 हजार फीस है। आप सोचो, गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा ग्रहण ना कर पाए, इसलिए बीजेपी के लोगों ने प्रतिपूर्ति का पैसा भी बंद कर दिया। आपने देखा होगा स्कॉलरशिप, चाहे पिछड़ा वर्ग की हो चाहे एससी एसटी को, स्कॉलरशिप बंद कर दी इन लोगों ने, सब खा जा रहे हैं। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार इतने चरम लेवल पर है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेरे पूरे राजनीतिक करियर 49 साल के करियर में अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई रही है तो ये सरकार रही है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप ये बता नहीं पाएंगे कि कौन सी परीक्षा लास्ट टाइम सही से कराई इन्होंने, एक परीक्षा नहीं बता पाएंगे 7-8 सालों में जिसका इन्होंने सही तरीके से इन्होंने परीक्षा कराई, उसका सही से रिजल्ट जारी कर दिया और सही से सही समय पे उसका एग्जाम हो गया हो। आप बताओ यूपीपीएससी में परीक्षाएं जो हो रही हैं वो 1-1 साल तक लेट चल रही हैं। जो सपा शासन में ऑन टाइम हो गई थी, जो पहले लेट हुआ करती थी, आपको याद होगा सपा शासन में ऑन टाइम परीक्षाएं होने लगी थी। आप सोचो, जो गांव का बच्चा जो पढ़ने जाता है बाहर तैयारी करने के लिए, 1 साल 2 साल की व्यवस्था उसके पास होती है, परीक्षाएं 3-3, 4-4 साल तक लटकाई जा रही हैं। चौथी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। आपको याद होगा अजीत पवार से लेकर के हेमंता विश्व शर्मा से लेकर के नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चौहान, बड़े बड़े जो नाम है जो हजारों हजार करोड़ घोटालेबाज हैं। और ये आरोप मैं ही नहीं लगा रहा हूं, खुद बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए थे। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले की बात है, चंद्रबाबू नायडू जी के, जिनको जेल भेजा गया, जेल गए, ईडी ने उनकी संपत्ति अटैच की, 371 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने रिलीज कर दी और वो बाइज्जत बरी कर दिया ईडी ने। तो ये जो बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, जनता आज के समय में हंसती है इनके ऊपर। आरोपों पर मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगी चंचल जी, लेकिन मुझे कोई 3 काम बता दीजिए जो आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, अस्पताल को लेकर, रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर। सपा की जब सरकार थी तो इसमें से कौन से जो काम थे वो दुरुस्त थे? एक बार वो बता दीजिए। मैडम मैं बताता हूँ। सबसे पहले मेडिकल के क्षेत्र में मैंने बताया एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया अखिलेश जी ने, अंकोलॉजी भवन बनाया, लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। आपने 200 बेड का अस्पताल देखा होगा, मां सिटी अस्पताल, राम सागर मिश्रा के नाम से 100 बेड का अस्पताल बक्सी तालाब में बनाया। इसके अलावा जो 100 बेड का अस्पताल आसियाना में था, 300 बेड बनाया। उसके आगे आप बढ़ोगे, बल्लापुर हॉस्पिटल को उच्चीकरण करने का काम किया। पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। जो पीजीआई का 30 बेड का इमरजेंसी था, 300 बेड बनाया। और मैं आपको तो क्यों लखनऊ हो गया और आजमगढ़ से लेकर के बदायूं, जौनपुर 8 मेडिकल कॉलेज बना के चलाए भी। बीजेपी की तरह जुमलेबाजी, झांसेबाजी नहीं है। दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल पूछा, मैं बताता हूं। अब आ जाइए लखनऊ के अंदर, अगर हम रोजगार की बात करें, एससीएल का कैंपस आपने देखा है मैडम लखनऊ के अंदर? एससीएल के कैंपस में 10,000 लड़के नौकरी कर रहे हैं, जिसको जो है एक बार समाधि सरकार में इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट का नतीजा रहा कि अमूल का प्लांट आया, पराग का प्लांट आया, एससीएल का कैंपस आया, ट्रिपल आईटी बना, आगे शानी अवध बना, अवध शिल्पग्राम बना, एशिया का सबसे बड़ा हाईटेक पुलिस मुख्यालय आपने देखा होगा, सिग्नेचर बिल्डिंग, डायल 100 जो गांव-गांव में गरीब आदमी के पास पहले पुलिस नहीं पहुंच पाती थी। जब अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को, प्रभावशाली व्यक्ति को, गरीब आदमी को जब पीट देता था तो गरीब आदमी थाने नहीं पहुंच पाता था। उस व्यवस्था को अखिलेश जी ने हर घर तक पहुंचाने का काम किया। सुन लीजिए मैडम, इसके अलावा वुमेन पावर लाइन, मैडम सुन लीजिए, 10 सेकंड में इंक्लूड करूंगा। बिल्कुल ठीक। अब मैं इसका जवाब जरा चंद्रमोहन जी से ले लेती हूँ। चंद्रमोहन जी देखिए, अवधेश प्रसाद जी साफ तौर पर कह रहे थे और अयोध्या में जो आप हारे हैं उसकी टीस तो आपको रह रहकर पहुंचाते ही रहेगी समाजवादी पार्टी। तो जाहिर तौर पर ये बात तो किसी से छुपी नहीं है ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और ऐसे में उपचुनाव हो या फिर 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उनका कॉन्फिडेंस तो हाई है। बीजेपी के पास क्या कार्ड है?
दिव्या जी, काट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। 2024 में थोड़ी सी क्या इनकी काट की हांडी में कुछ पक गया, ये उसको लेकर इतने उतावले हैं, इतने मद में है कि ये जो है 27 के सत्ताधीश बनने जा रहे हैं। अभी पीछे थोड़ा सा अगर देख ले तो 2014 में इनकी क्या दशा हुई, 2017 में इनकी क्या दशा हुई, 2022 में इनकी क्या दशा हुई, और 2021 में इनके बैनरों पर क्या क्या नहीं स्लोगन आते थे कि एक बार फिर से अखिलेश दिल से, एक बार फिर से, या फिर अखिलेश जी स्वयं कहते थे 2022 में कि हम 400 सीटें जो है लाएंगे और 3 सीटें सिर्फ भाजपा को दे रहे हैं। तो देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन जो है उसकी मालिक होती है, वही निर्णय करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले इतना ये काम गिना रहे थे, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। 2024 में तो बताया ना, नहीं वो जनता जनार्दन ने नहीं 2024 में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और यही वजह है कि उनके आज हौसले बुलंद हैं। नहीं दिव्या जी, हमने क्या कहा कि काट की हांडी मीन्स जानती क्या है? उस हांडी में इन्होंने क्या रखा था कि 2024 में यदि नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, एनडीए की सरकार आ जाएगी, तो इस देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस देश में अब कभी चुनाव नहीं होगा। इन लोगों ने लोगों को कुछ समय के लिए, देखिए थोड़ा बहुत आदमी भ्रमित हो ही जाता है, तो इन्होंने वही भ्रमित करके जो थोड़ा बहुत अपने प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर अभी देखिए हरियाणा के चुनाव ने जनता ने दिखा दिया कि इन लोगों ने झूठ। बताइए, आप कोई दावा करेंगे क्या? 9 सीटों पर उपचुनाव है, कितनी सीटों पर बीजेपी आ रही है, कोई आंकड़ा है? देखिए दिव्या जी, हमने आप सबसे क्या कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन हमें पूरी आशा है कि 9 सीटों में हम 9 सीटों पर 9 सीटें जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी हमारे कहीं भी हमारे टक्कर में नहीं होगी। परिणाम आप देखिएगा 23 तारीख को इनका जो 27 का सत्ताधीश वाला सपना है वो 23 तारीख को ही टूटने जा रहा है, और फिर ये आपस में सिर्फ टवल करेंगे। अभी इनकी क्या दशा होने वाली है महाराष्ट्र में और झारखंड में, वो भी आपको अभी दिख जाएगा। सपना देखने से नहीं होता है। जनता अभी दिव्या जी जनता अभी इनके कुशासन को नहीं भूली है। ये बहुत रोजगार की बात कर रहे थे, किस प्रकार से जो लोक सेवा आयोग को इन लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में कैद कर रखा था, किस प्रकार से भर्तियां जो है 3-4 लोग परिवार के लोग बांटते थे, जो भर्तियां होती थी जल निगम में कितनी भर्तियां हुई जो आज तक न्यायालय में है, लोगों के गहने और जमीन बेचकर नौकरी मिलती थी। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी किसी का गहना नहीं बिका है, किसी का जमीन नहीं बिका है। जो भी भर्ती हुई है, और सुनिए भर्ती भी इनसे अधिक हुई है। इन्होंने 1,92,000 किया था, हमारी सरकार ने 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। ये कहीं भी हमारे काम के आगे कहीं टिकते नहीं है, और प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जान रही है। और आप इसको देखिएगा 23 तारीख को परिणाम स्पष्ट दिखेगा। 23 तारीख को ये सत्ताधीश जो है सपना भूल जाएंगे। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चर्चा में शामिल हैं, और मैं चाहूंगी सर, अब आपने तो दशकों के चुनाव देख लिए, 2024 का जो परिणाम आया वो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव हर मंच से बोलते हैं पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या लगता है कि इस बार भी उपचुनाव में वही फॉर्मूला चलेगा? और ये जो 27 का सत्ताधीश, ये पोस्टर इस वक्त काफी चर्चा में है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम शुरुआत 27 के सत्ताधीश पोस्टर से ही करते हैं जी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को काफी अच्छी सफलता मिली, जो हम लोगों के भी मतलब आकलन के बाहर था, और उसकी वजह से ये हुआ कि उनके हौसले बुलंद हैं। और ये जो पोस्टर है ये भी हौसले बुलंद होने का ही परिचायक है। तो लोकसभा हमने जीता था,
अब 27 के सत्ताधीश भी हम बनने जा रहे हैं, जबकि चुनाव भी 27 का नहीं है, अभी उसके पहले 9 सीटों का उपचुनाव हो रहा है। तो जो उनके अंदर एक मतलब एक एक्सप्रेशन है उनके अंदर कि हम हर हाल में हमारा मतलब जलवा काफी बढ़ गया है, ये उसका प्रतीक है। अब 9 सीटों पर उपचुनाव है, बहराइच में दंगा हो गया है, तो ये तो पूरा उपचुनाव दंगा सेंट्रिक हो गया है। तय ये होगा कि दंगा किसने कराया नहीं कराया इस पर मैं नहीं जानता, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं कि दंगा कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ और क्या क्या हुआ, कैसे वहां लूटमार भी हुई। इस बार के चुनाव परिणाम ये सिद्ध करेंगे कि क्या दंगों से उपजी जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स थी उसका कोई असर भाजपा या समाजवादी पार्टी पर हुआ, तो दोनों ही पर होगा। ध्रुवीकरण अगर होगा, ठीक है, हिंदू जहां ज्यादा उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो एक बात तो उपचुनाव में ये तय होगी कि क्या इस दंगे से 9 सीटों का चुनाव प्रभावित हुआ, नंबर 2 बात। दूसरी बात ये होगी कि क्या जिनकी चर्चा थी वो राम को लाएंगे, वहां तो चुनाव नहीं हो रहा मिल्कीपुर में, तो हमारे आपके लिए बड़ी समस्या। हम तो सोचे 10 सीटों पर चुनाव होगा तो कुछ अच्छी बात करेंगे कि रामचंद्र जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब रामचंद्र जी पहले किनारे चले गए, उनका चुनाव ही नहीं हो रहा है, तो उस पर तो अब कोई बात हो नहीं पाएगी। बाकी देखिए अपने अपने वादे, कोई कहेगा शेख चिल्ली की तरह सपने देख रहे हैं, कोई कह रहा नहीं सही सपने देख रहे हैं, और जो भी मानव जाति का है वो सपने तो देखते ही है। तो अगर अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश का सपना देख रहे हैं तो ठीक है उनके, हालांकि मैं इस शब्दावली से सहमत नहीं हूँ। सत्ताधीश शब्द जो लोकतांत्रिक भावना के विपरीत, उसका कोई और स्लोगन होना चाहिए था। लेकिन जो उनकी भावना है कि 27 में हम आ रहे हैं, भाई जैसे बीजेपी वाले कह रहे थे लोकसभा चुनाव में कि जो राम को लाए थे उनको, वो मतलब हम राम को ला रहे हैं, राम नहीं आए। एक बात समझाइए कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे में जो जातिगत समीकरण की बात की जाए, पीडीए फॉर्मूले की बात की जाए, जो फॉर्मूला उस वक्त चला, क्या वो उपचुनाव में भी चल पाएगा? और ये जो विधानसभा चुनाव है 9 सीटों पर, ये कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं 27 के सत्ताधीश के लिए? देखिए ये बात तो राजनीति में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है दिव्या। आज जो फार्मूला चल रहा कल चलेगा कि नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में नहीं चला ना, जबकि पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी या गठबंधन जीतेगी, नहीं चला। इससे ये बात तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हमारा पत्रकार के नाते ये आकलन करने का अधिकार है कि क्या परिस्थितियों में कोई बदलाव आया। परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है, ऑलमोस्ट वही परिस्थितियां हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, और पीडीए की बात या दलित वर्ग की बात, पिछड़े वर्ग की बात ही आज देश में राजनीति में चल रही है। आज अगड़ी जात को सवर्ण की कोई बात ही नहीं होती, जबकि सारे आरोप सवर्णों पर, अगड़ी जातियों पर है। इन्होंने बड़ा शोषण करके दलितों को नुकसान पहुंचाया, बैकवर्ड को नुकसान पहुंचाया, तो पूरा चुनाव बैकवर्ड दलित पर हो रहा है। इसी बैकवर्ड दलित के कॉम्बिनेशन से बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, 19 में भी आई, 24 में कच्चा खा गई, लेकिन सत्ता में तो आई गई, भले वो दूसरे दलों को सहयोग से आई। इसलिए ये कह पाना बड़ा जल्दबाजी होगी कि ये फार्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पीडीए के फार्मूले पर ही ये लोग लड़ेंगे, और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी और गठबंधन की सीधी फाइट है। मायावती कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, वो भले सब जगह चुनाव लड़े, अब उनकी पारी धीरे धीरे समाप्त हो गई है। तो जब ट्रेंगुलर फाइट नहीं होगी तो डायरेक्ट फाइट में गठबंधन को फायदा हो सकता है। ठीक है, संजय जी मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। जी आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और इस बीच एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहूंगी, 27 के सत्ताधीश, ये जो होर्डिंग है, ये आज चर्चा का विषय रहा और इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन संजय जी ये समझाइए ना कि यूपी के उपचुनाव में
लेकिन कांग्रेस के साथ तो आपकी कलह सामने आती नजर आ रही है। हालांकि वो गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद फूलपुर सीट भी समाजवादी पार्टी छोड़ देगी। लेकिन ये जो कलह है, ये आपको सत्ताधीश कैसे बनने देगी? देखिए दिव्या जी, सबसे पहली बात तो समझनी पड़ेगी, जो कलह की आप बात कर रहे हो ऐसी कोई कलह नहीं है। जहां पर गठबंधन होता है, जहां पर भाई एक अपना डिस्कशन का एक समय होता है, वो सारी चीज चल रही प्रोसेस में, अंडरगोइंग प्रोसेस में। हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बात को लेकर के चर्चा में है, लगातार इस बात को लेकर के मीटिंग्स हो रही है, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, चंद घंटों की बात है। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ आपसे बड़ी ईमानदारी से, हमारे चौबे साहब ने कई सारी बातें करी। इन्होंने कहा कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, 3-4 बार उन्होंने कांट का जवाब दिया। लेकिन आप बता दो कि इन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों से पूछो आप कि ये भाजपाई जो है किस लेवल पर जो है जाके बातें करते हैं। अरे आप बताओ, आप इतने घमंड में क्यों रहते हो भाई? 2014 जीत गए, 17 जीत गए, 19 जीत गए, 22 जीत गए। अब भैया आपको जनता इसके बाद नहीं पूछने वाली। 2024 आपको हराया है जनता ने, और 2024 में जनता ने आपको सबक सिखाया है। इस मुगालते में कतई मत रहो आप कि आप जो है क्या नाम है, आपको जनता दोबारा आपको कुछ करने जा रही है, कुछ नहीं करने जा रही है। वो सवाल पूछ रही है कि आप मुझे बताओ कि आपने आदर्श गांव बनाने की बात कही थी, आपने स्मार्ट शहर बनाने की बात कही थी, आपने 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही थी, आपने जिक्र किया था कि भाई हम गंगा साफ कर देंगे। कुछ भी बातों पर चर्चा होती है क्या? बीजेपी लोग चर्चा करते हैं क्या? मैंने कुछ सवाल पूछे थे दिव्या जी इनसे, मैंने कहा कोई एक काम बता दे चौबे जी जिसका मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अंदर शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। हमने आपको ऐसे सैकड़ों काम बताऊंगा जो मैंने आपको अपनी डिबेट में बता नहीं पाया। अभी सैकड़ों काम क्यों, लखनऊ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, मेट्रो से लेके गोमती रिवर फ्रंट से लेके लोक भवन से लेके हाई कोर्ट की बिल्डिंग से लेके सैकड़ों काम मेरे जुबान पे हैं, लेकिन एक कोई काम है भाजपा ही नहीं बता पाते हैं। अब मैं आता हूं जो आपने सवाल किया था, बीजेपी के लोगों को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आप सोचो, अभी प्रत्याशी डिक्लेयर बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको कौन लड़ाएंगे, किसको लड़ाएंगे, अभी वो माथापच्ची चल रही है। संजय निषाद जी अलगे मुंह फुलाए बैठे हैं, राजभर जी कह रहे हैं मैं प्रचार नहीं करने जाऊंगा, जयंत चौधरी जी का अलग ही खेला है, अनुप्रिया पटेल जी कहती है कि भाई जिस तरीके से बीजेपी पिछड़ों के साथ हकमारी कर रही है ये गलत कर रही है। वो कहती है एनएफएस के थ्रू ओबीसी के लोगों की सीटें खा रही है। आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, बीजेपी के लोगों ने, शर्म भी नहीं आती इनको, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनको डांटा, उसके अलावा माननीय न्यायालय ने डांटा, 2-2, 3-3 बार डांट पड़ी, लेकिन भाजपाइयों को शर्म भी नहीं आती है। इनका बस केवल एक काम है, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और ये अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं, अंग्रेजों के सीखते हुए लोग हैं। ये केवल एक बात सीखना जानते हैं कि जाति को जाति में लड़ाओ, धर्म को धर्म में लड़ाओ। बहराइच कांड में इनका चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुरा आरोप लगा रहा है कि बताइए जो है किस तरीके से बीजेपी ने दंगा कराया। और मैं एक दिव्या जी और आपको उदाहरण बताता हूँ, मुख्यमंत्री के सजाती लोगों का इतना ज्यादा जो है गुंडागर्दी बढ़ गई है कि आपने देखा होगा बीजेपी का सत्तारूढ़ का विधायक योगेश वर्मा पब्लिक प्लेस पे लतियाया जाता है, उसको मारा जाता है, पिटा दबा के जाता है। उसके बाद बीजेपी ने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होने दिया 10 दिन तक। 10 दिन बाद जाके एफआईआर करा पाया बेचारा विधायक। आप सोचो, पिछड़े समाज का, पटेल समाज, कुर्मी समाज, मैडम 10 सेकंड, कुर्मी समाज, मैडम कुर्मी समाज, पिछड़ा वर्ग जो है ये कह रहा है जो पिछड़े समाज का विधायक अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, अपने को न्याय नहीं दिला सकता है, तो बताओ क्या न्याय मिलेगा उसको? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चेहरा, आपके पास चंद्रमोहन जी जरा मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनके मन में कई विचार चल रहे हैं। मैं चाहूंगी मैडम इसे बिंदुवार जो है जवाब लीजिएगा, जैसे मैंने जवाब मिल गया। चंचल जी देखिए, कला कलेश ये तो आपके यहाँ भी मचा ही हुआ है। संजय निषाद कह रहे हैं कि 2 पार्टियों पर हम अपने उम्मीदवार जो है वो तय कर चुके हैं, हमारी तैयारी पूरी है, तो 2 सीट जो है वो क्या दे पाएगी बीजेपी? उस कला कलेश को कैसे खत्म कर पाएंगे? और जो 2024 का परफॉर्मेंस है, क्या जो वजह थी, देखिए प्रशासन की मनमानी भी वजह सामने आई, विपक्ष ने जिस तरीके से आरक्षण को लेकर भ्रामक प्रचार किया वो भी एक वजह थी, आपका जो अंदरूनी मतभेद थे, जो गुटबाजी थी, क्या उन पर वर्कआउट कर पाई है क्या बीजेपी, जो उपचुनाव में जाने की तैयारी बता रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं? दिव्या जी, हमारे यहाँ कहीं कोई कलह नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी हैं, और चाहे हमारे एनडीए के संबंध साथी हो, चाहे लोकदल हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे पल्लवी पटेल जी हो, हम लोग सड़क पर संग्राम नहीं करते। हम लोग एक पीछे हाथ, सामने हाथ मिलाते और पीछे तलवार नहीं रखते हैं।
अभी तो आपने लिस्ट देखा, क्यों नहीं आ रही है कल सुनिए तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इन्हीं की तरह थोड़ी ना कि जैसे कांग्रेस हरियाणा में हारी उसी दिन रिजल्ट आया और उसी दिन समाजवादी पार्टी ने अपने जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अभी कांग्रेस का अपना दर्द जो है कम भी नहीं हुआ होगा, जख्म कम भी नहीं हुआ होगा कि तुरंत तलवार लेकर समाजवादी पार्टी ने एक जख्म दे दिया। अरे यह कैसा गठबंधन भाई, अभी कुछ हुआ नहीं, आपस में बिना तालमेल के जो है आपने जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए और आप दूसरों की बात करते हो। हमारे यहाँ सब ठीक है, सब चर्चा ही हो रही है कि किस सीट पे कौन जीतेगा, हमारे जिताऊ प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ तानाशाही थोड़ी ना है, एक परिवार थोड़ी ना चलाता है कि एक ही परिवार के यहाँ से लिस्ट जारी हो जाएगा। तो चिंता मत करिए दिव्या जी, हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हम लोग सब एकजुट है, पूरा इंडिया एकजुट है। जिसका जितना जो सीट है, जिसकी जहां पर भी लगेगा जो जीतने वाला है उसको उस वहां पर सीट प्रत्याशी बनाया जाएगा। और दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी जो है मुंगेरी लाल के जो सपने जो है वो देखे, उसको सपने देखने का अधिकार सबको है, क्योंकि मुंगेरी लाल जो थे ना स्कूटी भी चलाते थे, स्कूटर तो उस पर सपना देखना शुरू कर देते थे, खड़े होते थे वहां भी सपना देखना शुरू कर देते थे, बिस्तर पे जाते थे वहां भी सपना देखना शुरू कर देते थे। तो समाजवादी पार्टी को जो है सपना देखने का अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग नहीं छीन सकते, वो अपना देखे। लेकिन जनता सब जानती है दिव्या जी, जनता ने इनका शासनकाल देखा है। आज ये दलितों की बात कर रहे हैं, आज ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं। दलितों का प्रमोशन में आरक्षण किसने छीना था? क्या दलित भाइयों को याद नहीं होगा? वो भूल गए होंगे। और बात करते हैं पिछड़ों की, पिछड़ों में जो है हमें तो चंचल जी पर दया आ रही है कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो पूरे यादव में, यादव बिरादरी में सिर्फ एक ही परिवार के 5 लोगों को टिकट दिया गया, भैया को, भाभी को, देवर को, चाचा को, मतलब और यादव बिरादरी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हमारे चंचल जी इतना कर्मठ हैं, इतनी तैयारी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो क्या हमारे चंचल जी को जो है यादव बिरादरी के नाम पर इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था? तो देखिए प्रदेश की जनता भली भांति जान रही है कि कौन कैसा है और कौन सबका बात करता है, सबके साथ और सबका विकास की बात कौन करता है। ये प्रदेश की जनता है ना कि 2024 में कहीं ना कहीं चूक हुई, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसको आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि ये कोई बाय चांस हो गया है। देखिए कहीं ना कहीं जनता के बीच आप अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए, इनका पीडीएफ फॉर्मूला तो जम कर चला और यही बड़ी वजह है। दिव्या जी कभी कभी ऐसा होता है कि भ्रम अफवाह में ऐसा हो जाता है, तो लेकिन हम नहीं दूर कर कुछ क्षणों के लिए नहीं हमने दूर कर लिया, नहीं बिल्कुल हमने दूर कर लिया, हमने देश में भी दूर कर लिया, हमने महाराष्ट्र में भी दूर कर लिया, झारखंड में भी दूर कर लिया, और हमने दूर किया उसका आप परिणाम देखिए हरियाणा में। हरियाणा में दिव्या जी छोटी बात नहीं है कि आप तीसरी बार जो है आपकी सरकार बन रही है। यहाँ कोई एक बार के बाद दूसरी बार ये देखिए चले गए, सब आए थे ना 12 में आए थे 17 में चले गए, खूब प्रयास कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जनता इनको अच्छी तरह जानती है, इनके मूल चरित्र को जानती है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के भी मूल चरित्र को जानती है। काम तो बता दो, मैंने कुछ सवाल किए थे। काम जनता अरे कोई काम तो बता दो लखनऊ के अंदर जिसका मुख्यमंत्री शिलान्यास जिसका उद्घाटन किया हो। चंचल जी सुन लीजिए, काम की बात अगर आप करेंगे तो आपसे 4 गुना अधिक काम पूरे लखनऊ में जो ओवर, सुन लीजिए राजधानी में काम बता दो। अरे हम बता रहे हैं सुन लीजिए, अरे सुनो तो हमने लखनऊ को चौथे नंबर पर पूरे देश में स्वच्छता के पर जो है चौथे नंबर पर लाए स्वच्छता अभियान में। और सुनिए आज लखनऊ जो है वो ब्रह्मास्त्र बना रहा है सरोजनी नगर विधानसभा में, जिससे चीन डरा हुआ है, जिससे जो है जितने पड़ोसी देश है वो डरे हुए। वो कहां बन रहा है? वो लखनऊ में बन रहा है। आज लखनऊ ओवर ब्रिज का जाल बिछा हुआ है। अरे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज यही बना हुआ है।
आपको काम नहीं कहाँ दिखेगा, बनाए? काम की बात मत कहाँ करिए। उद्घाटन अरे कर दिया? मैंने क्या बोला था कि आप- एक कोई काम आप- बताओ जिसका अरे- मुख्यमंत्री ने शिलान्यास अरे- किया हो, जिसका मुख्यमंत्री चंचल उद्घाटन जी, किया हो। चंचल जी नहीं आप बता पाओगे, बोलते मैंने आपसे रहिए, जनता को समझाइए। जनता, इसीलिए हम लोग को जनेश्वर दूसरी मिश्रा बार यहाँ पर पार्क हम लोग जाते हैं, आए। क्यों भेजे थे? आप भी दिल से जनता अखिलेश ने जी का तीसरी धन्यवाद बार, करते हैं, मैं जानता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, जनता ने जो है, जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है और आप 14 से लगातार प्रयासरत हो। दूसरी बार आप 14 से नहीं, तीसरी बार। सुनिए, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार और केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। वो जी हरियाणा में भी तीसरी बार और केंद्र में भी, दिव्या जी, केंद्र में भी हम यूपी की तीसरी जनता बार जानती है कैसे हमारी बने। ठीक है चंद्रमोहन जी, हरियाणा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जाना चाहूंगी। सर, अगर हरियाणा की बात करें तो जाहिर तौर पर बीजेपी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन सामने आया है, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश, फिर वही बात आ जाती है, बिहार और यूपी की जो राजनीति है वो देश के तमाम राज्यों से बेहद अलग है। जातिगत समीकरण होते हैं वहां, उन समीकरणों को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त जो है वो क्या कह रहा है समीकरण? देखिए, हरियाणा में चुनाव जाट और गैर जाट का था और वहां दो ही बिरादरी के अम्ब्रेला के नीचे सारे चुनाव हमेशा होते रहे। कांग्रेस गठबंधन जाट बिरादरी पर लगा रहा, भाजपा ने गैर जाट समुदाय को अपने साथ किया, चुनाव जीत लिया। उत्तर प्रदेश में दूसरा मामला है। यहाँ देखिए, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, दलित, मोस्ट दलित, इन पर 2014 में पहली बार भाजपा ने कब्जा किया और जैसे बैकवर्ड था उसमें माइनस यादव, वो ऑलमोस्ट सब भाजपा के पास चला गया। दलितों में भी मायावती के वोट बैंक में भी बीजेपी ने सेंध लगाई, उसके लिए मायावती को कमजोर किया। और लोग कहते हैं कि मायावती के महल के बाहर अगर मायावती खिड़की खोलती हैं तो बाहर उनको ईडी और इनकम टैक्स वाले नजर आ जाते हैं। इसलिए बेचारी चुनाव लड़ती है, खाली मन से नहीं लड़ पाती और चाह कर भी बीजेपी ट्रायंगुलर फाइट नहीं करा पाती। तो यहाँ की इक्वेशन अलग है। एआईएमआईएम भी जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वो भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। अरे वो तो हरियाणा में भी की, देश भर में भी की थी। जी मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, आप ये देखिए, पिछले चुनाव में सिद्ध हो गया कि दलित वर्ग ने खुद कहा, जिनमें से हमने तो हम लोगों के इंटरव्यू लिए, उन्होंने कहा कि बहन जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बहन जी हमारी वो ताकत नहीं रह गई जिनके हम भरोसे रहे। तो देखिए, जो समुदाय तेजी से तरक्की करता किसी नेता के साथ, अगर उसको लगता है कि वो नेता अब इस लायक नहीं रहा तो उसको छोड़ करके दूसरी तरफ भाग जाता। तो उन्होंने 2014 में ही दलितों ने मायावती का साथ छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया था। 19 में भी हो रहा, 24 में वो नहीं रह पाया और ये यूपी में टोटल डायरेक्ट ट्रायंगुलर फाइट हो गई। बिहार में नहीं हो पाई, वहां क्या कहते हैं, लालू यादव पार्टी को उतना फायदा नहीं मिला। महाराष्ट्र में हो गई। तो हर शहर की अपने, हर राज्य की अपनी क्रिएशन है। हरियाणा से हम उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ ये देखना होगा कि क्या पीडीए का फार्मूला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चलेगा तो फिर पीडीए का जो बड़ा वर्ग नान यादव है वो फिर बीजेपी के साथ चला जाएगा। और अगर पीडीए का फार्मूला चला तो दलित और वो जो नया ये लोग नरेशन लाए हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, संविधान की रक्षा का, जातिगत जनगणना का, ये जो नए टॉपिक उत्तर प्रदेश में चल गए, दूसरी जगह नहीं चले, जबकि दलित वहां भी थे। योगी आदित्यनाथ ने अभी महाराष्ट्र में कहा कि उन्होंने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, वो उन्होंने दूसरी बार बोला। फिर अगर अभी बहराइच की बात की जाए, इस तरह की घटनाओं का, इस तरह के मुद्दों का चुनाव पर कितना असर आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, योगी जी ने लगातार वो कहते रहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री भी कह देते हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी कह देते हैं, और जब बटेंगे तब और कटेंगे तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि हे हिंदुओं, एक तरफ हो जाओ,
भाजपा को वोट दो, मतलब उसका यही होता है। उसी को बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा में कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में तो नहीं सुना, तभी बटेंगे कटेंगे चल रहा था। संविधान और दूसरी बातें ज्यादा आगे वहां क्या कहते हैं, हरियाणा में भी बटेंगे कटेंगे को कोई खास मामला नहीं चला, जाट और गैर जाट का मामला चल गया। ये फार्मूला हो सकता महाराष्ट्र में ज्यादा काम करे, हर जगह पर एक अलग होता है। और योगी जी के पास, योगी जी उत्तर प्रदेश के नेता है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा दूसरे राज्यों में पॉपुलर है, उनका बुलडोजर पूरे देश में चल रहा है। ठीक है, तो मैं ब्रांड इसको क्या मानूं कि जो यूपी के उपचुनाव है 9 सीटों पर, उसे क्या सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है 27 के विधानसभा चुनाव से पहले? और वो क्या ये दूरी या फिर वो काफी हद तक पिक्चर क्लियर कर सकता है कि सत्ता का सत्ताधीश कौन होगा? देखिए, 403 सीटों की विधानसभा का जो सेमीफाइनल है वो 9 सीटें नहीं हो सकती, एक कॉमन सेंस की बात है। हाँ। लेकिन एक हवा का अंदाज लगता है, इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि क्या लोकसभा वाली लहर बाकी है या उसमें परिवर्तन हो गया है। वो सेमीफाइनल ये क्वार्टर फाइनल भी नहीं है, या जैसे कहते हैं लीग के मैच में भी नहीं आएगा। 403 में 9 का कौन सा रेशियो निकलेगा, लेकिन ये पता चलेगा कि क्या उसका, ये पता चल जाएगा कि क्या समाजवादी पार्टी का जलवा कायम है या फिर बीजेपी अपना ग्राउंड ये मैं पहले कह रहा हूँ। वो हम लोग जब चुनाव लड़ते थे तो एक नारा लगाते थे, फलाने का टेम्पो हाई है। तो इस समय अखिलेश का टेम्पो हाई है, तो उनका टेम्पो हाई चल रहा है, इसीलिए उनका आज 27 के सत्ताधीश है। अच्छी बात है। पार्टी के लोगों को, अपने दोनों ही जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनसे भी एक कमेंट ले लेती हूँ। चंद्रमोहन जी आपसे और चंचल जी आपसे। चंद्रमोहन जी आपसे शुरू करती हूँ, संक्षिप्त में बताइएगा कि आप के पास क्या आधार है कि आप कहें कि नहीं अखिलेश यादव का जो ये नारा है सत्ता का सत्ताधीश वो सही है? दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। उसके कार्यकर्ता, उसके नेता लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में उनको बताते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व, चाहे मोदी जी हो और यहाँ पर हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, उनके नाम और काम के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हीं के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, उनके विकास पे वोट मांग रहे हैं। और हमें पूरी आशा है कि इस बार जो है जनता हमारे साथ, जितने जो 2014 से लगातार हमारे साथ खड़ी है, वो इस बार भी रहेगी। कोई भ्रम, कोई अफवाह में नहीं जाएगी, क्योंकि अब जो है संविधान सुरक्षित हो चुका है, आरक्षण भी सुरक्षित हो चुका है। बल्कि राहुल बाबा अमेरिका में जाकर जो है आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनता के सामने इन लोग का चेहरा आ चुका है। आप आशा कर रहे हैं, आप आशान्वित है। मुझे लगता है ये नाक और साग की लड़ाई है, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से बीजेपी को एक बड़ा सेटबैक देखने को मिला है, अगर उपचुनाव में बीजेपी को वही सेटबैक देखने को मिला तो फिर जाहिर तौर पर आने वाले चुनावों में एक बड़ा नुकसान बीजेपी को इस लिहाज से हो सकता है। संजय जी आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी कि जो सत्ता का सत्ताधीश है, आपको कैसे लगता है कि अखिलेश यादव जो है वो सत्ता पर आसीन करेंगे 2027? देखिए, बीजेपी को लोगों ने देखा है कि इस तरीके से 24/7 केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं आता है। केवल किस तरीके से जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बेवकूफ बनाया जाए, इनका एक काम रहता है। जनता जान चुकी है, हमारे चौबे जी ने कह दिया, कांट ख्याली बार बार नहीं चलती है, इसलिए वो जनता समझ भी चुकी है। इतनी बात तो तय हो गई, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी के काले कारनामों को, 10 साल के झूठे वादों को, जुमलेबाजी को, झांसेबाजी को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो किए गए काम थे, चाहे विश्वविद्यालय बनाने का काम रहा हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में काम रहा हो, चाहे घर घर तक पुलिस पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे एम्बुलेंस पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे छात्रों को लैपटॉप देने का काम रहा हो, चाहे वो किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त का काम रहा हो, चाहे बिजली सस्ती देने का काम रहा हो, हर एक क्षेत्र में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था और एक विजनरी नेता है। आज पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, राजनीति में लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी की शुचिता की कस्में खाते हैं कि जिस तरीके से एक ऐसा नेता जो पूरे देश में लोग देखते हैं कि भाई जो अपने कहते हैं कि दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है, ऐसे महान नेता का जन्मदिवस है। मैं उसके लिए बधाई देता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। 9 की 9 सीटों पे
आप ये जान लीजिए दिव्या जी, 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जैसा कि दुबे सर ने कहा कि बीजेपी तो तभी हार गई कि 10 में से 10 चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मिल्कीपुर का रिस्क लेंगे। तो मिल्कीपुर पे इन्होंने न जाने क्या एजेंडा बना रखा है, जबकि मुख्यमंत्री 3-3 रैलियां कर चुके हैं, 3-3 प्रोग्राम कर चुके हैं, 3-3 बार भाषाबाजी जुमलेबाजी बोल के आ चुके हैं। समय की कमी है, माफी चाहूंगी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। चंचल जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सुरेंद्र दुबे जी आपका भी और चंद्रमोहन जी आपका भी। साफ तौर पर 27 का सत्ताधीश कैसे बनेंगे अखिलेश, और ये आज चर्चा का विषय इसलिए भी बन रहा है क्योंकि न सिर्फ यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, बल्कि 2027 में उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें विधानसभा चुनाव है। हालांकि हमारी आज की इस चर्चा से आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि सत्ता का सत्ताधीश कैसे बनेंगे अखिलेश। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।